feasibility of a reaction. देखो, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का यहाँ पे क्या सेंस है कि कोई रिएक्शन हो रहा है मान लो, और कौन सा रिएक्शन होगा, ये एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है ना। कोई एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, वहाँ पे आपको प्रेडिक्ट करना है उसका डायरेक्शन को। जैसे मान लो फेनॉल जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, फेनॉक्साइड आयन, और साथ में क्या देगा, वाटर, है ना। दिस इज जस्ट एसिड बेस रिएक्शन बच्चे। अब इसमें आपको बताना है कि ये रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा, मतलब ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा। तो आप एक बात समझ के चलिए कि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करके, है ना, क्या जनरेट करे, बोलो बच्चे, वीक एसिड एंड वीक बेस। तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये भी इनडायरेक्टली जो है वो कंपैरिजन ही है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ये बात जो लिखा है ये समझ में आया क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करके वीक एसिड वीक बेस बनाएगा, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसको H+ देने की कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसको OH- देने की कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। और वीक एसिड वीक बेस है तो उसकी कैपेसिटी क्या है, H+ एंड OH- देने की, कम है। हाँ। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, तो आप कंपेयर कर लो। क्या कंपेयर करो कि सर ये फेनॉल है और वाटर है, फेनॉल और वाटर में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, तो सर फेनॉल इज मोर एसिडिक, है ना। तो अगर फेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, फॉरवर्ड। मतलब कि ये रिएक्शन जो है वो क्या है, बोलो बच्चे, फिजिबल है। क्या क्लियर है बात ना। हाँ। तो यहाँ कंपैरिजन आपने कैसे किया कि सर के वैल्यू जो है वो फेनॉल का ज़्यादा है, किससे, बोलो बच्चे, वाटर से। दैट्स वाई ये रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर। तो जैसे मान लो कि ये है NaNH2 प्लस H2O gives you NaOH plus NH3। बताइए बच्चे। फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में जा रहा होगा ये, सर सेकंड वाला बैकवर्ड। सेकंड वाला बैकवर्ड, ऐसा क्यों, क्योंकि NaOH ज्यादा बेसिक है। किससे, H2O से। H2O से।
लेकिन वहां पे क्या H2O बेस जैसा बिहेव कर रहा है क्या? पहले वाले रिएक्शन में क्या H2O बेस है क्या कि एसिड है? देखो तो, एसिड है ना। पहले वाले एसिड रिएक्शन में H2O एसिड है, H प्लस का सोर्स है, ठीक है, फॉरवर्ड ही जा रहा है ये भी। हाँ थर्ड, बोलो बच्चे। थर्ड में भी फॉरवर्ड ही जाएगा, है ना, क्योंकि HCl एंड एसिटिक एसिड में HCl तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिटिक एसिड से, ठीक है। ये सारे जो लिखा है वो सब के सब कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? बोलो फॉरवर्ड। और ये कंपैरिजन कैसे कर पा रहे हो, ये समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो बच्चे, अब मान लो कि कोई HZ है जो कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो ये रिएक्ट करके क्या बना रहा होगा? तो एक तो बना रहा होगा NaZ और दूसरा क्या बना रहा होगा? H2CO3, है ना। और ये जो H2CO3 है ये अनस्टेबल है। H2CO3 gives you what? H2O plus CO2, यानी कि इनडायरेक्टली सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करके क्या देगा? बोलो बच्चे, CO2 गैस देगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि फेनॉल NaCO3 के साथ रिएक्ट करके क्या CO2 गैस देगा? एसिटिक एसिड NaCO3 के साथ रिएक्ट करके क्या CO2 गैस देगा? तो उसके लिए आप क्या देख रहे हो कि सर HZ जो है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होना चाहिए? बोलो बच्चे, H2CO3 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तभी वो क्या देगा? बोलो, CO2 गैस, है ना। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है मतलब कि HZ निश्चित तौर पे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, किससे? H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। यानी कि अगर ये फिजिबल है तो K वैल्यू क्या होना चाहिए? HZ का ज़्यादा होना चाहिए, किससे? H2CO3 से। ओके बच्चे, है ना। अब जो भी कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होगा वो क्या देगा? CO2 गैस देगा, ठीक है ना बच्चों। जो भी कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होगा वो क्या देगा? बोलो बच्चे, CO2 गैस देगा। तो कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक कौन कौन है? तो एक मैं लिस्ट लिख रहा हूँ, एक सीरीज लिख रहा हूँ बच्चे, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, है ना। फिर मैं आपको तरीका बता दूंगा कि कैसे याद करना है इसको। देखिए, सबसे सीरीज में ऊपर क्या है? बोलो, सल्फोनिक एसिड है। तो इसमें भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, फिर अल्काइल सल्फोनिक एसिड, ये सबसे ऊपर है सीरीज में।
इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो आपका ऑर्गेनिक एसिड्स है उसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के बाद दिस इज व्हाट, पिक्रिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो सल्फोनिक एसिड हो गया, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड के बाद होता है बच्चे स्क्वायरिक एसिड। ठीक है बच्चे, देन इसके बाद आ जाओगे ना तो आपको क्या दिख जाएगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के बाद बेंजोइक एसिड, एंड बेंजोइक एसिड के बाद क्या है बोलो, एसिटिक एसिड। अब एसिड हो गया, देन उसके बाद आपका क्या है बोलो, H2CO3। देन इसके बाद नाइट्रोफेनॉल, नाइट्रोफेनॉल के बाद फेनॉल, फेनॉल के बाद मिथाइल अल्कोहल के बाद वाटर, वाटर के बाद टर्मिनल अल्काइन, फिर अमोनिया, फिर एल्कीन, फिर अल्केन। ये सीरीज बच्चे है ना, और इसमें कहा गया कार्बोनिक एसिड, ये है कार्बोनिक एसिड। अब इससे पहले जो होगा, देखो इससे पहले जो भी उसके नेम में क्या एसिड लगा हुआ है, सिंपल है ना। इसके पहले जो भी है उसके नेम में क्या लगा हुआ है बोलो बच्चे, एसिड लगा हुआ है। जैसे सल्फोनिक एसिड हो गया, पिक्रिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब के सब जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या देगा बोलो, CO2 गैस देगा, सब के सब। क्या क्लियर है बात ना। और इसके बाद कौन है, फेनॉल है, फेनॉल का डेरिवेटिव है अल्कोहल है, वो कोई भी जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस रिलीज नहीं करेगा, है ना। ओके बच्चों, यस सर। ये एक सीरीज था, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना है आपको। ओके, जैसे वो आपसे क्या पूछेगा ऐसे, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड reacts with NaHCO3, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, COOH
NaHCO3 क्या प्रोडक्ट मिलेगा। फिर एक बार क्या किया उसने कि ऐसे कर दिया, COOH प्लस NaHCO3 क्या देगा, तो ये कार्बन क्या है 14 है, ऐसे कर दिया। फेनॉल ठीक ना। चलो बताओ, तो ये कौन सा गैस रिलीज करेगा बोलो बच्चे, तो सर CO2 गैस रिलीज करेगा। क्या ये भी CO2 करेगा, तो यस ये भी CO2 करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है वो कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है। अच्छा यहाँ पे देखो तो ये कार्बन 14 कर दिया है, तो CO2 में कार्बन ये 14 होगा या फिर CO2 में सिर्फ CO2 होगा, कार्बन 12 होगा, क्या होगा बताओ तो। यहाँ दिख रहा है ये कार्बन 14 कर दिया है, तो ये वाला आंसर होगा या ये आंसर होगा, क्या आंसर होगा। बताइए आदित्य। क्या शायद मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे CO2 ये सब जो रिलीज हो रहा है उसका सोर्स कौन क्या है। NaCO3 सोर्स है, तो यहाँ तो कार्बन इसको मार्क किए हुए ना, ये क्यों होगा, ये वाला होगा ना। समझ में आई बात। बोलो बच्चे। हाँ मतलब यहाँ पे CO2 का जो सोर्स है वो बाई कार्बोनेट है बच्चे, एसिड नहीं है। एसिड तो H+ दे रहा है। हाँ चलो नेक्स्ट, क्या रिएक्शन फिजिबल है। नहीं ना। हम्म। Reaction of alcohol with active metal। देखो बच्चे, अल्कोहल एक्टिव मेटल के साथ, एक्टिव मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप के मेटल्स है ना, रिएक्टिव मेटल्स आप ऐसे सोच लो। क्योंकि बेरिलियम के साथ परेशानी है, मैग्नीशियम के साथ थोड़ा परेशानी है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स तो सब जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या देंगे, H2 गैस देगा। हाँ ठीक है ना। तो एक्टिव मेटल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, H2 गैस। तो फिर अल्कोहल के साथ ही क्यों, वो तो एसिड के साथ भी दे देगा, है ना। जो भी प्रोटॉन डोनर होगा बच्चे, है ना, उसके साथ वो कौन सा गैस दे देगा बोलो, H2 गैस दे देगा। तो ये जो है वो आपका अल्कोहल के साथ तो H2 गैस देता ही है, साथ में जो भी प्रोटॉन डोनर होंगे, जैसे एसिड होगा, बेंजोइक एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सबके साथ, फेनॉल के साथ, जैसे फेनॉल के साथ बहुत रेडली ये जो है
फेनॉक्साइड आयन बना लेता है और साथ में कौन सा गैस रिलीज कर देगा, H2 गैस। क्या क्लियर है? अब जैसे ये कौन सा गैस दे रहा होगा, थोड़ा बताओ। H2। ये H2 गैस दे रहा होगा। क्या सेकंड भी H2 गैस दे रहा होगा, बोलो बच्चे। हाँ। क्या थर्ड अमोनिया गैस दे रहा होगा? हाँ। और फोर्थ जो है वो क्या दे रहा होगा, CO2। ठीक ना? चलो, तो ये हो गया आपका क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। अब आपको थोड़ा मैं बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। फिर फेनॉल, उसके डेरिवेटिव का, उसमें ऑर्थो इफेक्ट, H बॉन्डिंग, ये सब का कॉन्सेप्ट आता है बच्चे, देखिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ of benzoic acid and its derivatives। बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव का एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो बच्चे, बेंजोइक एसिड, मान लो कि बेंजोइक एसिड में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि कैसा ग्रुप है, +M ग्रुप है। बेंजोइक एसिड से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि कैसा ग्रुप है, -M ग्रुप है। बेंजोइक एसिड से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कैसा ग्रुप है, तो +H ग्रुप है। एंड बेंजोइक एसिड से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि कैसा ग्रुप है, तो -I ग्रुप है। ये आपके सामने, तो कंपेयर करके बताना है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो देखो बच्चे, अगर बेंजोइक एसिड है ना, और कोई -M ग्रुप जुड़ा है, -M ग्रुप, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बोलो, बढ़ा देगा कि घटा देगा? इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो सर -M ग्रुप विल व्हाट, इंक्रीज। और ऐसा क्यों होगा, आपको मैंने बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए आप क्या करोगे, H+ को यहाँ से हटा दोगे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और जैसे ही इस पे निगेटिव चार्ज आया, कॉन्जुगेट बेस निगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर रहा होगा, -M की +M, तो -M ग्रुप, है ना। तो अगर कोई -M ग्रुप लगा हुआ है, तब एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। अब -H ग्रुप भी रहेगा, तब भी बढ़ा देगा, -I भी रहेगा, तब भी बढ़ा देगा, है ना। ये तीनों जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे।
और रिवर्स कोई क्या रहे बोलो बच्चे, प्लस एम प्लस एच प्लस आई ग्रुप, तब तो ये क्या करेगा बोलो, ये तीनों एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। क्या बोलो बच्चे, है ना, कर देगा ना डिक्रीज, क्योंकि ये तो उल्टा एनायन को और इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा, है ना। जो कॉन्जुगेट बेस है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, और उल्टा प्लस एम प्लस एच प्लस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देगा, तो वो तो अनस्टेबल कर देगा। हाँ तो ध्यान में रखिएगा कि माइनस एम माइनस एच माइनस आई ग्रुप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, प्लस एम प्लस एच प्लस आई जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। तो इसके बेसिस पे आप यहां से जवाब दो। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा बोलो, इन पांचों में, 1 2 3 4 5। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका, तो ये माइनस एम है, ये प्लस एम है, ये प्लस एच है, ये माइनस आई है। क्या सबसे ज्यादा थर्ड का हो जाएगा बच्चे? हाँ सबसे ज्यादा फिर थर्ड का, फोर्थ नहीं सॉरी लास्ट फिफ्थ, फिर उसके बाद फिर फर्स्ट, हाँ है ना, क्योंकि प्लस एम प्लस एच तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज का हो जाएगा, है ना। हाँ फिर उसके बाद और फोर, फिर सेकंड, फोर के बाद क्या, सेकंड। तो थर्ड सबसे ज्यादा, क्योंकि माइनस एम है, फिर उसके बाद फिफ्थ क्योंकि माइनस आई है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, प्लस एम का सबसे कम, प्लस एम का क्या बोलो बच्चे, सबसे कम, क्यों, क्योंकि प्लस एम तो मोर इफेक्टिव है ना, वो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा। प्लस एच जो है वो भी अनस्टेबल करेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। अब बच्चे ये आपने लेकिन ध्यान दिया होगा कि नहीं, मैंने ये सारा ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगाया है, ऑर्थो पे नहीं लगाया, है ना। तो एक हम लोग पढ़ते हैं क्या, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है ना कि बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है, बेंजोइक एसिड का क्या है, डेरिवेटिव, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो, कोई भी, प्लस एम प्लस एच माइनस एच प्लस आई माइनस आई, कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो, तो उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो किससे ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा किससे बोलो बच्चे, बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगा। अब तुम एक चीज सोचो कि यहाँ पे सर आपने जो ग्रुप लगाया है वो प्लस एच है प्लस आई है, कायदे से तो ये होना चाहिए था कि ये प्लस एच एंड प्लस आई जो है इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर दे, कम कर दे। मैं लेकिन रिवर्स कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। देखो अगर कोई माइनस एम माइनस आई माइनस एच ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पोजिशन पे, तब तो वहां सवाल नहीं उठता है ना, उसका तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होगा ही होगा। लेकिन मान लो कि ये है आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है, या फिर यहाँ पे मान लो OH ग्रुप लगा हुआ है, या फिर
OCH3 लगा हुआ है। ये तीनों कंडीशन में आपको क्या होना चाहिए था? कम है क्या बोलो बच्चे? ज्यादा है ना। ये कैसा ग्रुप है? तो सर ये प्लस एच है, प्लस आई है। ये कैसा ग्रुप है? तो सर प्लस एम है। ये कैसा ग्रुप है? प्लस एम है। प्लस एम होते हुए भी एसिडिक स्ट्रेंथ उसका क्या है बोलो बच्चे? ज्यादा। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से क्या होगा? ज्यादा होगा। बेंजोइक एसिड से कंपेयर कर रहे हैं ना, सबसे कंपेयर नहीं कर रहे हैं। पहला चीज तो ये समझ के चलिएगा। आप लोग सोचने लग जाते हो कि ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगा, ऐसा कह रहा हूं। क्या क्लियर है बात? ये बोलो बच्चे। है ना। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऑर्थो इफेक्ट में दो इफेक्ट है बच्चे। एक को कहते हैं क्या? SIR इफेक्ट, और दूसरा है क्या? H बॉन्डिंग। इन दोनों का समेशन जो है ना वो ऑर्थो इफेक्ट में आपको दिखेगा। तो एक हो गया क्या? SIR। अब बात समझने की कोशिश करोगे बच्चे, SIR क्या कह रहा हूं मैं? SIR होता है दैट इज कॉल्ड स्टेरिक inhibition in resonance। रेजोनेंस में परेशानी किसके चलते? तो साइज के चलते। दैट इज कॉल्ड व्हाट? SIR। देखो होता क्या है ना बच्चे कि आप ऐसे सोच के चलो कि ये बेंजोनेट आयन है और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या है? एक बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है। कैसा ग्रुप है? बल्कि ग्रुप है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब इस बल्कि ग्रुप के प्रेजेंस के चलते, इस बल्कि ग्रुप के प्रेजेंस के चलते यहाँ पे ये जो है ना ग्रुप, ये क्या फील करेगा? रिपल्सन फील करेगा, है ना। स्टेरिक रिपल्सन आ जाएगा ना इन दोनों के बीच में। अब क्या है ना कि सिंस ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो ये तो इसी के प्लेन में रहा होगा। सोचो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो ये सब तो प्लेन में है। बेंजीन के प्लेन में होगा ना ये। अब ये ग्रुप कैसा ग्रुप है? बल्कि ग्रुप है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, टेट्राहेड्रल है, तो कुछ ऐसे जो होगा वो इसके बगल में होगा, मतलब इस ग्रुप के बगल में ये वाला ग्रुप होगा। तो ये क्या फील कर रहा होगा? रिपल्सन। अब रिपल्सन फील करेगा ना तो ये जो है वो क्या करेगा? यहाँ से घूम जाएगा बच्चे, और घूम के क्या हो जाएगा बोलो? आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। देखिएगा ये कैसे चला गया? आउट ऑफ प्लेन चला गया। अब जैसे ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा बच्चे तो ये सोच लो कि ये तुम्हारा ये O के ऊपर नेगेटिव है और ये डबल बॉन्ड O है।
इस CH3 के चलते ये जो प्लेन में था अब क्या हो गया, ऑक्सीजन एक हमारी ओर और एक हमसे दूर। पहले ये ऐसे था बच्चे, अब ये ऐसे हो गया। लेकिन जैसे ही ये ऐसे हुआ तो क्या इस बेंजीन से इसका कॉन्जुगेशन खत्म हो गया क्या बच्चे? पहले ही तो बेंजीन के साथ क्या कॉन्जुगेशन में था ना, देखो नहीं। लेकिन जैसे ये इसके आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो ये दोनों तो अब प्लेनर हुए ही नहीं ना, और रेजोनेंस होने के लिए क्या चाहिए, प्लेन चाहिए, एक सेम प्लेन में होना चाहिए। तो ये दूसरे प्लेन में है, ये उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो जैसे ये आउट ऑफ प्लेन गया बच्चे, क्या इस बेंजीन के साथ इसका कॉन्जुगेशन खत्म, रिश्ता नाता खत्म। अब जैसे ही बेंजीन के साथ इसका कॉन्जुगेशन खत्म होगा, अब क्या होना शुरू हो जाएगा बोलो, कि जो ये कॉन्जुगेशन कर रहा होगा, इट इज नाउ फॉर्मिंग व्हाट, इक्विवेलेंट RS। पहले ये बेंजीन के साथ किस में था बोलो बच्चे, कॉन्जुगेशन में, है ना। तो बेंजीन में कॉन्जुगेशन के चलते वो इक्विवेलेंट RS नहीं फॉर्म कर रहा था, लेकिन जैसे ही बेंजीन के साथ उसका कॉन्जुगेशन छूटा वो इक्विवेलेंट RS बनाने लग जाएगा। और हमें पता है इक्विवेलेंट RS जो है वो मोर स्टेबल होता है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, जो कि कैसा ग्रुप हो, बल्कि ग्रुप हो, तो बल्कि ग्रुप के चलते कहां पे चले जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे। और जैसे ही आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा इसका इक्विवेलेंट RS बनने लगेगा, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, मोर स्टेबल। मतलब कंजुगेट बेस क्या हुआ, मोर स्टेबल। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। हाँ। तो SIR समझ में आया बच्चे, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस है, रेजोनेंस में परेशानी हो रही है, किसके चलते, तो बल्कि ग्रुप के प्रेजेंस के चलते। तो ये बल्कि ग्रुप कहाँ पे है बोलो बच्चे, तो ऑर्थो पोजीशन पे। मेटा और पैरा पे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बच्चे कि मैं क्या बता रहा था। आदित्य ये वाला बात समझ में आया, ऑर्थो इफेक्ट। हाँ चलो, अब नेक्स्ट क्या है, H बॉन्डिंग। वैसे भी ग्रुप्स हैं जो कि SIR शो नहीं करते, मतलब वो बल्कि ग्रुप नहीं, जैसे OH, F, NH2, CN, ये सब क्या है, बल्कि ग्रुप नहीं है बच्चे। तो अगर बल्कि ग्रुप नहीं है तो SIR शो नहीं करेगा। तो फिर क्या, अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कि कम होगा, तब भी ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है बोलो बच्चे, H बॉन्ड है। अब देखोगे, मान लो कि यहाँ पे आपने हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ले रखा है, तो ये O के ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये OH है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा बोलो बच्चे, तो सर यहाँ पे तो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड हो जाएगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग से क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। चिलेशन इसको कहते हैं, एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या हो गया बोलो, स्टेबल। और अगर ये स्टेबल हो गया बच्चे, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बोलो, ज्यादा हो जाएगा। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो, आइदर वो +M हो, -M हो, +H हो, -H हो, +I हो, -I हो, कोई भी हो, है ना, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, कोई भी ग्रुप हो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा बोलो बच्चे, ज्यादा होगा। किससे, बेंजोइक एसिड से।
तो SIR इफेक्ट को पहले रखना है बच्चे, ध्यान में रखिएगा, भूल जाते हैं अक्सर बच्चे। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, बताओगे बच्चे? फर्स्ट का बताओ। सर फर्स्ट फिर सेकंड फिर ना 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 ना, फर्स्ट का तो सबसे ज्यादा है ना, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। फिर CS3 तो +H+I ग्रुप है ना यार, तो फर्स्ट के बाद सीधे फोर्थ हो जाएगा। फर्स्ट तो मजबूरी में है। हाँ फर्स्ट के बाद सीधा क्या बोलो बच्चे, फोर्थ, क्योंकि CS3 कैसा ग्रुप है, तो यहाँ पे ये +I है और यहाँ पे क्या है बोलो बच्चे, +H ग्रुप है। है ना? हाँ मेटा पोजीशन पे ध्यान में रखिएगा, रेजोनेंस नहीं होता है, इसलिए CS3 का वहां से +H, ये +I लिखा है, +H नहीं लिखा है। तो ये तो ऑर्थो इफेक्ट हो गया फर्स्ट वाला, और ये सब तो इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। तो सब फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो फर्स्ट के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिर क्या, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड। क्या क्लियर हुई बात ये? यस सर। हाँ, अब बताओ। NO2 कैसा ग्रुप है, तो सर -M है, -I है, ठीक है। तो यहाँ तो ये -I होगा और यहाँ पे क्या होगा, -M होगा। NO2 लगा है तब तो निश्चित तौर पे एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा ही होगा। देखो फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होना चाहिए था किसका, फोर्थ का। अगर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता तो सबसे ज्यादा फोर्थ का होता, लेकिन सिंस ऑर्थो इफेक्ट लग गया इसलिए सबसे ज्यादा किसका हो गया, फर्स्ट का हो गया। ठीक है ना बच्चे?
सेकंड बताओ। सेकंड बताओ बच्चे। सेकंड में सबसे ज्यादा तो फिर से फर्स्ट का ही, तो वो तो ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। फिर उसके बाद थर्ड का, फिर सेकंड, एंड देन उसके बाद लास्टली किसका, फोर्थ का, है ना। क्यों, यहाँ तो ऑर्थो इफेक्ट लग ही रहा है। और वैसे भी ऑर्थो इफेक्ट क्या नहीं भी लग रहा है तो ये माइनस है, माइनस आई ग्रुप है बच्चे, फिर भी ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है वहां पे। फिर उसके बाद थर्ड, क्योंकि माइनस एम है, सेकंड माइनस आई है, फिर फोर्थ। ऐसे ही नेक्स्ट बताओ, थर्ड जल्दी से। तो इधर तो दो OH लगा हुआ है बच्चे, मतलब दो तरह से या दो तरफ से यहाँ पे क्या बन रहा होगा, H बॉन्डिंग। तो फर्स्ट तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड, एंड देन उसके बाद क्या, फोर्थ। क्यों, तो यहाँ तो इन दोनों में सर H बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी क्या है, H बॉन्डिंग है। अब यहाँ पे OH कौन से पोजीशन पे लगा है बोलो बच्चे, मेटा, तो ये तो माइनस आई ग्रुप जैसा बिहेव कर रहा होगा, बट यहाँ पे पैरा पे है तब तो ये प्लस एम होगा। क्या क्लियर हो रही बात ये? यस सर। एक क्वेश्चन ऐसे है, ऑल्दो ये तो है तो डाटा बेस्ड, लेकिन फिर भी मान लो यहाँ पे OH लगा हो एंड यहाँ पे OCH3 लगा हो, मतलब एक जगह H बॉन्डिंग हो और दूसरे जगह SIR इफेक्ट लग रहा हो। तो ध्यान में रखिएगा, H बॉन्डिंग वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब H बॉन्डिंग जो है वो डोमिनेट करेगा, है ना। चलो बच्चों, तो ये हो गया आपका क्या, बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव का कहानी। अब आ जाओ फेनॉल। देखिएगा बच्चे, फेनॉल में कोई SIR नहीं लगता है, पहली बात तो ये समझ के चलिएगा। नो ऑर्थो इफेक्ट ऑन फेनॉल, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे फेनॉल है, उसके डेरिवेटिव में क्या लगा है, OCH3 लगा है, यहाँ पे CH3 है ऑर्थो पे, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे, ये बच्चे। तो यहाँ तो कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है ना, नो ऑर्थो इफेक्ट। H बॉन्डिंग होगा, है ना। ऑर्थो इफेक्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभी बताया था कि OH क्या है बोलो, बल्कि ग्रुप नहीं है। तो SIR के लिए क्या चाहिए बोलो, बल्कि ग्रुप चाहिए। तो ये तो खुद ही बल्कि ग्रुप नहीं है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो अब देखो कि क्या बच्चे, तो
कि ये कैसा ग्रुप है, तो सर ये तो प्लस एच है, प्लस आई है। ये कैसा है, तो सर ये प्लस आई है। ये कैसा है, तो प्लस एच है, प्लस आई है। तो निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो किसका हो जाएगा, 4 का, है ना। ये सब तो क्या इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स हैं। फिर 4 के बाद किसका हो जाएगा, बोलो बच्चे, सेकंड का, सेकंड के बाद थर्ड का, एंड देन उसके बाद फर्स्ट का होगा, सबसे लास्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चे? यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, तो वो तो सिंपली प्लस एच प्लस आई, उन सब सारे इफेक्ट्स को देख लो ना। बोलो, क्लियर? जैसे मान लो ये OH है और ये यहाँ पे क्या है, OCH3 है। ये OH है, ये क्या है, NO2 है। ये OH है और ये यहाँ पे क्या लगा है, CH3 लगा है। ये OH है और ये यहाँ पे क्या लगा है, Cl लगा है। थोड़ा बताओ, ये तो एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन दे दिया आपको, वही इफेक्ट के ऊपर। तो आप इफेक्ट लिख लो यहाँ पे, सर ये जो है वो प्लस एम है, ये माइनस एम है, ये प्लस एच है, ये माइनस आई। तो सबसे ज्यादा सेकंड, फिर उसके बाद फोर्थ, फिर उसके बाद थर्ड, एंड फिर उसके बाद क्या, फर्स्ट, है ना बच्चे। अब एक इसका नाइट्रो डेरिवेटिव है ना, वो इम्पोर्टेंट है। ये सब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक अगर इसका नाइट्रो डेरिवेटिव देखोगे ना, तो OH यहाँ पे लग गया है NO2 NO2 NO2, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पिक्रिक एसिड। सिमेट्रिकल ट्राई नाइट्रोफेनॉल इज कॉल्ड व्हाट, पिक्रिक एसिड। ठीक ना बच्चे। फिर उसके बाद 2 NO2 लगा हुआ हो, फिर 1 NO2 लगा हुआ हो। क्या क्लियर हो रही बात ना? तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 1 NO2 है, यहाँ पे भी एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, और ये क्या है, फेनॉल, बट ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफेनॉल। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। होना सबसे ज्यादा किसका चाहिए था, बोलो क्या लग रहा है, किसका सबसे ज्यादा होना चाहिए था? ऑर्थो का, है ना, सबसे ज्यादा ऑर्थो का होना चाहिए था। ध्यान में रखिएगा बच्चे, सबसे ज्यादा यहाँ पैरा का है, पैरा नाइट्रोफेनॉल, फिर ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है, फिर मेटा नाइट्रोफेनॉल है, एंड देन फेनॉल। अब यहां पे रीजन क्या बोल रहा है कि जो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है ना, ये H बॉन्ड बना लेता है, दिस फॉर्म्स व्हाट, इंट्रामॉलिक्यूलर
ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल फॉर्म्स व्हाट, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ये इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बना लेता है। तो जैसे इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बना लेगा ना, तो इसका H+ देने की जो कैपेबिलिटी है ना, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसके चलते इसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है। किससे बोलो बच्चे, पैरानाइट्रोफेनॉल से, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, H बॉन्डिंग है यहाँ पे, ये सब H बॉन्डिंग का बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। और ये यहाँ पे क्या है बोलो बच्चे, तो सर यहाँ पे ये -M है, यहाँ तो ये -I है। होना चाहिए था किसका बोलो बच्चे, ऑर्थो का, लेकिन होता किसका है, पैरा का, याद रखिएगा इसको। तो ये था पूरा का पूरा आपका क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी का बहुत क्लासिक एक, अगर आप एनसीईआरटी में, अभी आपको दिखा ही देता हूँ, एनसीईआरटी ने एसिडिक एसिड को पूरा एकदम डिस्कस किए हुए बच्चे, ठीक है। कहाँ गया, देखिए ये देखो बच्चे, ये वाला, और ये किसके बेसिस पे है, तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है ही।